हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर बेटा। और मैं अमित पाल आपके लिए सीटेट पेपर प्रैक्टिस नंबर जो आपका हमारा चल रहा है बेटा 4, उसको लेकर के जो सीडीपी का अध्ययन हमको कराना है बेटा। आपको सीडीपी के नए क्वेश्चन जो हैं, तो सीटेट का ही पेपर है बेटा, ऑफलाइन पेपर हो चुका है पहले, उसको लेकर के मैं आपको लेकर के आया हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन नए ऐड भी किए हैं, जो क्वेश्चन नए बन सकते हैं, तो आप सभी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेटा जांच परख कर सकते हैं। तो इसमें हम लेकर के चलेंगे आपके क्वेश्चंस को। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा आता है इसमें बेटा, अगर कोई भी अपडेट शिक्षक भर्ती का आता है तो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ उसको। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सेशन होने वाला है, एकदम ज़बरदस्त सेशन चलाएंगे बेटा, सेशन एकदम मस्त रहेगा। क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि एटलीस्ट क्वेश्चन कहता क्या है। तो बेटा इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है हमारा कि सामूहिक चेतन का संप्रतीय द्वारा किया गया है, मतलब डैश द्वारा किया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया पावलेव, दूसरा स्किनर, तीसरा फ्रायड, चौथा युंग। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो सामूहिक अचेतन के बारे में बताया गया था वो पावलेव ने भी नहीं बताया, स्किनर ने भी नहीं बताया, ना फ्रायड ने, तो युंग ने बताया। तो सही आंसर आपका हुआ युंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इरोज शब्द संबंधित है। इरोज शब्द संबंधित है, पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति से, दूसरा है आपका मरण मूल प्रवृत्ति से, तीसरा है भय मूल प्रवृत्ति से, और चौथा है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। इरोज शब्द, देखिए बेटा जो इरोज शब्द है ना, वो मानव जीवन की एक तरीके से मानव जीवन की मूल प्रवृत्ति को बताता है। तो मानव जीवन की मूल प्रवृत्ति कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर अगर आप देख रहे हो तो पहला ही ऑप्शन है आपका मानव जीवन की मूल प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा कि अहम निर्देशित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, नंबर 2 ऑप्शन वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, नंबर 3 आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, और नंबर 4 सामान्य सिद्धांत द्वारा। बेटा जो अहम फ्रायड द्वारा जो बताया गया था, एक मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का एक मुख्य भाग होता है। ठीक है, फ्रायड ने बताया था कि अहम जो है वो मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का एक मुख्य भाग है। और फ्रायड के अनुसार अहम मतलब ईगो जो होता है बेटा, हम कहते हैं ना इसके अंदर अहंकार है, उसे ईगो बोलते हैं इंग्लिश में, यानी वो अहम होता है। तो उसका तात्पर्य किससे? चेतन बुद्धि से। एक तरीके से भाई किसमें ईगो आएगा? जो चेतन होगा, यानी ये हमारे व्यक्तित्व का एक अंश माना जाता है, यानी एक तरीके से व्यक्तित्व का केंद्र माना जाता है। तो इसके मतलब क्या होगा कि हमारा जो ये अहम को निर्देशित किया गया है बेटा, वो बताया गया है वास्तविकता से, क्योंकि ये रियलिटी होती है किसी व्यक्ति की। कोई व्यक्ति ईगो अगर दिखाता है तो वो उसकी वास्तविकता है, यानी वास्तविकता से संपर्क रखता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जो ये बताया गया था बेटा, ये फ्रायड ने बताया था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ये फ्रायड के द्वारा बताया गया था, फ्रायड ने इसके बारे में कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बेटा, इसमें अगर आप देख रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है बेटा, है ना। कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी आपका इसी में आता है। तो बस भूख अधिक बढ़ जाती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है। तीसरा भूख कम हो जाती है, और चौथा भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो बेटा ये एक हार्मोन्स होता है जिसका संबंध दबाव से माना जाता है। ठीक है, और व्यक्ति को ये तब लगाया जाता है जब उसकी जो है भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाएगी। अगर भूख और प्यास दोनों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है इसको लगाने से, कि आपकी जो है भूख और प्यास दोनों के दोनों सही काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि एक बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, एक बच्चा है बेटा, वो 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु डैश होगी। पहला ऑप्शन दिया है 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया है 8 वर्ष, तीसरा 14 वर्ष, और चौथा 15 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे बेटा, बालक की आयु अगर हम बताएं तो वास्तविक आयु और मानसिक आयु में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, वास्तविक आयु और मानसिक आयु में बड़ा अंतर होता है। मानसिक आयु बालक की सामान्य योग्यता को बताती है, और बुद्धि परीक्षण द्वारा ये पता चलता है कि बालक की मानसिक योग्यता में विकास कितना हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगर आपको बुद्धि लब्धि निकालनी हो बेटा, तो मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 अगर आप लगाते हैं तो ये आंसर आ जाता है। लेकिन बोला गया है कि बालक की आयु कितने साल है? बालक की आयु 16 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि का अंक 75 है। तो बालक की मानसिक आयु कितनी होगी?
भाई 16 साल का बच्चा है, बुद्धि परीक्षण में 16 साल का बच्चा है, 75 अंक उसे मिल रहे हैं, तो मानसिक आयु कैसे निकलेगी? तो बेटा आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे, मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू बुद्धि लब्धि। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको कि मानसिक आयु सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, जो मानसिक आयु होता है वो ऊपर रखेंगे, उसके बाद वास्तविक आयु को आप नीचे रखेंगे। ठीक है, वास्तविक आयु को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये होता है आपका किसके इक्वल? ये होता है बेटा आपका बुद्धि लब्धि। ये किसके इक्वल होता है? आपका बुद्धि लब्धि जो होता है उसके इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को आप लगाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट में है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सभी अंग होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, या केवल मस्तिष्क आता है या मेरुदंड आता है? मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों आते हैं। बेटा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो जिसमें हमारा मस्तिष्क काम करता है, तो मस्तिष्क के अंतर्गत जो जुड़ा होता है आपका मेरुदंड, यानी स्पाइनल कोड भी इसमें कनेक्ट होता है। तो अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की मैं बात करूँ तो मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों ही इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति क्या है? एक मनोविच्छेदी विकृति है, एक समायोजन विकृति है, या एक चिंताग्रस्त विकृति है, या एक कार्य प्रारूप विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता, मन से कोई ग्रसित है। ठीक है, मन से कोई ग्रसित है बच्चा। अब मन से ग्रसित बाध्यता है मतलब कोई समस्या है मन से संबंधित, तो आप क्या करेंगे? आप समायोजन करोगे, आप चिंता में पड़ोगे, आप कार्य करोगे, तो सिंपल सी बात है बेटा कि आप चिंताग्रस्त विकृति में हो जाओगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? बेटा जो सृजनशीलता की पहचान के लिए जो सृजनात्मक चिंतन दिया है वो किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 1 मैरीफील्ड, 2 टोरेंस, 3 कोल एम्ब्रोस, 4 कैंट। सोचो ज़रा थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ पूरे इसके बारे में बेटा। तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है एलिस पॉल टोरेंस। ठीक है, एलिस पॉल टोरेंस हुए हैं, उन्होंने सृजनात्मकता की या सृजनशीलता की बात की गई है और जिसके कुछ मापक भी उन्होंने बताए हैं। धारा प्रवाह के लिए फ्लुएंसी बताया है, लचीलापन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बताया है, वास्तविकता ओरिजिनलिटी है, विस्तार पूर्वक इलाबरेट होता है, अमूर्तता को एब्स्ट्रैक्टनेस कहते हैं। तो कुल मिला के जो ये सृजनशीलता के बारे में बताया है, ये पूरा नाम नहीं दिया है एलिस पॉल टोरेंस, लेकिन केवल टोरेंस दिया है, तो टोरेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक हमारे हुए हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहार परक सिद्धांत की श्रेणी में आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें पशु मनोविज्ञान के अध्ययन के अतिरिक्त मानसिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो कौन सा है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा करेक्ट आंसर, व्यवहार परक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है आपका? वो कहता है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? जो सीखने का वक्र है वो किसका सूचक है वो आपको बताना है। यानी नंबर 1 है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है बेटा। तो सीखने का जो वक्र बताता है, कोई भी कब जो होगा सीखने का वो बताएगा कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं, तो वही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद प्यारे बच्चों, सेशन में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि बच्चों को और भी मिल जाए कि प्रैक्टिस पेपर किस तरीके से करना है। ज़रूर शेयर करेंगे आप, और आपको सेशन में मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को एक थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है कि आप लोग हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम भी आपके लिए मेहनत करें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएँ। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपका आता है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बेंड्यूरा और वाल्टर ने, डोलर्ड और मिलर ने, कोल रोजर्स या यूंग? तो बेटा जो ये व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, ये आपका अल्बर्ट बेंड्यूरा एवं वाल्टर ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसको 1977 में 1977 में इसको बढ़ाया गया था आगे। तो मैं बता दूं कि क्लियरली इसका ऑप्शन जो रहेगा वो बेंड्यूरा और
वोल्टर रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम आपको दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मिरर ड्राइंग परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं बेटा। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण पहला व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, अधिगम के लिए, नैतिकता के लिए। क्वेश्चन अच्छा है बेटा। तो ये जो है मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है मूर्त अधिगम में प्रयोग किया जाता है, और ये परीक्षण एक ऐतिहासिक परीक्षण है बेटा, जिसका उपयोग एक तरीके से अध्ययन के अधिगम के लिए किया जाता है कि कोई अध्ययन करना हो। तो यह परीक्षण सबसे पहले स्नोडी ने किया था बेटा, स्नोडी ने किया था। स्नोडी एक हमारे हम हैं मनोवैज्ञानिक, स्नोडी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1920 में किया था। तो बताया गया था कि ये जो है एक तरीके से आपका अधिगम का अध्ययन करता है, मतलब एक तरीके से अध्ययन के अधिगम, अध्ययन का अधिगम करता है ये, यानी उसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है। डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। डैश जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। पहला ऑप्शन दिया है आपको इसमें प्रसार क्षेत्र, दूसरा माध्य का, तीसरा औसत विचलन और चौथा मानक विचलन। तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, मैथ में भी पढ़ रखा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य का होता है, माध्य होता है, बहुलक होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन माध्य का है, तो माध्य का आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट आता है आपका कि निम्न में से कौन से भिन्न है, कौन सा अलग है बेटा? शेष से मतलब 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है। ठीक है, पहला है TAT, सेकंड ऑप्शन है 16 PF, थर्ड ऑप्शन है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, और चौथा है ड्रॉ ए मैन्यू टेस्ट। देखिए, तो बेटा TAT परीक्षण के माध्यम से न्यूरोटिक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। जो 16 PF स्टडी बच्चों के लिए एक अलग प्रकार का परीक्षण है। क्लाउडर पिक्चर टेस्ट जो है छात्रों में किसी वस्तु के आकार प्रकार को ध्यान में रखकर उसका चित्र बनाने का परीक्षण है। ड्रॉ ए मैन टेस्ट एक मज्जे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, जिसके द्वारा बच्चों की अमूर्त बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो सब में अगर आप देख रहे हो तो क्लाउडर पिक्चर टेस्ट जो है वो आपका अलग होता है, क्योंकि इसमें छात्रों के आकार को अध्ययन में, प्रकार को ध्यान में रखते हुए ध्यान में अध्ययन किया जाता है, उनके चित्र बनाने का परीक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो जो विकासात्मक आपका प्रत्यय हुआ है बेटा, उसके प्रतिपादक कौन थे? हॉलिंगबर्ग, हैविगस्ट, जीन पियाजे और हॉल। तो बेटा इसमें आपका जो आंसर रहेगा आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट हैविगस्ट हुए थे, जिन्होंने विकासात्मक कार्य के बारे में बताया था, रॉबर्ट हैविगस्ट, और ये आपको 1950 में बताया गया था, 1950, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सीखने का प्लान आधारित है। जो सीखने का प्लान है बेटा वो किस पर आधारित है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन और पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा जो आपका सीखने का प्लान है वो आपका आधारित होता है किस पर? नकारात्मक पुनर्बलन पर। आप सोचोगे सीखने की बात कर रहे हैं, सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन सीखने में प्लान कह रहा है। प्लान मतलब वहाँ से चले जाना, मीन्स वहाँ से सीखने को छोड़ के चले जाना, तो ये आपका एक नकारात्मक नेगेटिव पुनर्बलन ही तो होगा, तभी तो आप वहाँ से प्लान करोगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, तभी आंसर दोगे। जल्दी में आधा क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर दे दोगे, कई बार गलती हो जाती है। क्लियर हो रही है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन आपका कहता है बेटा कि डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के प्राथमिक नियम ये आप ध्यान रखेंगे, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे बेटा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। पहला ऑप्शन अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या सहचार्य अंतर का नियम। तो प्रभाव का नियम जो है वो आपका अधिगम के प्राथमिक नियमों में से ही आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? बताइए। अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम दो होते हैं, एक क्षैतिज उपागम होता है, एक ऊर्ध्व उपागम होता है। ऊर्ध्व उपागम की बात कर रहे हैं केश अध्ययन में, प्रयोगीकरण में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में। सोचिए जल्दी। सर्वेक्षण विधि जो होती है बेटा उसका प्रयोग करते हैं ऊर्ध्व उपागम में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आपको। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 चलता है। 19 में जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम
दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं। एक व्यक्ति की एक परिस्थिति है बेटा, कुछ उसने सीखा और दूसरी परिस्थिति में जो उसने सीखा वो दोनों को प्रभावित कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे आप। चिंतन बोलोगे, स्मृति बोलोगे, अधिगम अंतरण बोलोगे, बौद्धिक विकास बोलोगे। जो आपने सीखा है उसमें आप अंतरण नहीं कर पा रहे हैं तो वो अधिगम अनंतरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 आता है बेटा, जी वालस के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण होता है। सृजनात्मक, जी वालस ने बताया था ग्राहम वालस में, ठीक है, जी वालस मतलब ग्राहम वालस, तो उन्होंने बताया था कि जो प्रथम चरण है वो आपका उपक्रम होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने विचारों के लिए बताया कि तैयारी या उपक्रम, उष्ण देना, स्पष्टता, सत्यता, ये सारी चीज़ें हैं। तो ग्राहम वालस ने 4 दिए थे बेटा। पहला आपका तैयारी बताया है या उपक्रम या उष्ण दे, फिर दूसरा उष्मा देना, तीसरा स्पष्टता और चौथा सत्यता। तो उपक्रम इसमें दिया गया है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या रहेगा, इसमें करेक्ट आंसर रह जाएगा, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा हो शेयर करना, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो शेयर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ये PDF तैयार की जाती है बेटा आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम आप लोगों का आ रहा है लेकिन हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। डैश ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भूल का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल का सिद्धांत बहुत बार आता है तो आपको ध्यान रखना है कि भूल का सिद्धांत की हम बार बार भूल जाते हैं। ये बात हमें थॉर्नडाइक ने बताई थी। अगर पावलेव के बारे में पूछ ले, पावलेव ने किस पर अपनी अध्ययन किया था तो डॉग पर अध्ययन किया था। पावलेव ने डॉग पर अध्ययन किया था, ये ध्यान रखेंगे। और थॉर्नडाइक ने भूल का सिद्धांत दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का एक गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्तित्व होता है बेटा आपका, एक पर्सनैलिटी होती है, वो आपके गुणों का एक संगठन है जो पहले से ही आप समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो ये बात किसने कही थी, ये बात ऑप्शन है फर्स्ट है M.L. मन ने, S. प्रायड ने, G.W. अल्पोर्ट ने या J.E. डैसिल ने। सोचिए जल्दी। तो G.W. अल्पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। निम्न में से कौन सीखने की गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा, सीखने का जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है उसमें कई सारे मनोवैज्ञानिक हमारे आते हैं। पहला वदाइमर, कोफा एवं कोहलर का जो सूझ था उसको सीखने के सिद्धांत को एक गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा गया है। इसके अलावा अपनी मानसिक स्थिति में भली भांति इसे समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। और कोहलर ने इसका जो प्रयोग किया था सीखने के गेस्टाल्ट का सिद्धांत का, वो चिंपैंजी पर किया था, ये ध्यान रखना है, चिंपैंजी पर किया था। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन रहेगा बेटा, सबसे पहले मैंने अभी नाम बताया कि ऑप्शन नंबर सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत का जो बताया है वो कोहलर ने बताया है। और इन्होंने जो प्रयोग किया है सबसे पहले ये चिंपैंजी पर किया है, ठीक है। चिंपैंजी, ये आप ध्यान रखेंगे, चिंपैंजी पर किया है, ठीक है। जैसे पावलेव ने डॉग पर किया है वैसे कोहलर ने चिंपैंजी पर किया है। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, ये कोई नहीं। तो उसे कहते हैं बेटा आप स्वर विज्ञान, उसे क्या कहते हैं आप स्वर विज्ञान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं बेटा। तो आपको मैं बता दूं वुडवर्थ के अनुसार तर्क करना, जो तर्क करना होता है बेटा वो स्मृति का आयाम नहीं है, ठीक है। बाकी सब स्मृति का आयाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है TAT डैश द्वारा बनाया गया था। TAT किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है रोसौर, अल्पोर्ट, मैस्लो या मरे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 2 हमारे मनोवैज्ञानिक हुए थे, मरे और मॉर्गन ने 1935 में TAT प्रकार का एक परीक्षण विधि बनाई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मरे एवं मॉर्गन भी इन्हीं के साथ थे, ठीक है। मॉर्गन भी इन्हीं के साथ थे जो इन्होंने काम किया है।
तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना। कोई आपने लक्ष्य बना लिया है, अब उसमें कोई बाधा आ रही है तो वो क्या कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या आक्रामकता? बताइए। तो आप क्या होगा, आपको कोई लक्ष्य है और उसमें कोई बाधा आ जाए तो आप क्या हो जाएंगे कि कुंठित हो जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे जा करके कि भाई हमारा मन नहीं लग रहा, हम क्या करें। समझ रहे हैं बात को? कुंठा कहलाती है बेटा, कुंठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँख का रंग को वातावरण प्रभावित करता है, ठीक है, वातावरण प्रभावित करता है, या फिर आपका आनुवांशिकता प्रभावित करती है, या हार्मोन करता है, या समाज करता है? बताइए, सोचा करो क्वेश्चन को थोड़ा सा भाई। आनुवांशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जैसे नाटा या लंबा कद, मोटापा, आँखों का रंग, ये सब चीज़ें। घुंघराले बाल किसी के हैं तो वो भी आनुवांशिकता से चलेंगे। अगर किसी के फादर के हेयर करली हैं तो बच्चे के हेयर भी करली रहेंगे। आंखें अगर वैसी हैं ब्राउनिश तो बच्चे की भी ब्राउनिश रहेंगी। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? आनुवांशिकता की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु नंबर 1 है रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अवधान? बताइए। तो बुद्धि बेटा, बुद्धि में मापन से संबंधित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है आपसे कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है? नंबर 1 विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण या प्रतिक्रिया निर्माण? बताइए। आपको कभी डांट पड़ी है भाई? क्लास में पड़ी होगी, ऐसी तो बात नहीं, कभी नहीं पड़ती। तो बताओ, घर आके आपने अपनी छोटी सिस्टर पर गुस्सा निकाला हो तो वो किस चीज़ का उदाहरण आपका है? यानी वो आपने विस्थापन कर दिया, टीचर ने आपको पीटा, आपने अपनी सिस्टर को पीट दिया। ठीक है, ऐसा करना मत, ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप अच्छे हो, एक शिक्षक बनने जा रहे हो। तो ये था आज का सेशन बेटा। सेशन अच्छा लगा हो शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगला प्रैक्टिस पेपर बहुत जल्द आपको कल ही मिल जाएगा, तो आप मेहनत करते रहिएगा बेटा, खूब दिल लगा करके। मैं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आ रहा हूँ। खूब मन लगा के इसको जांचिएगा, परखिएगा कि आखिरकार क्या है। जो बातें बता रहा हूँ बेटा उसको ध्यान रखना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, वीडियो को लाइक कर लें। हिंदी का प्रैक्टिस पेपर भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो हिंदी का प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिलता रहेगा। इस तरीके से आप अपने आप को जाँचते रहें, परखते रहें, और बेटा खूब मेहनत करिएगा, खूब मन लगा के पढ़ाई करिएगा, है ना। पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड टेक केयर बेटा।